ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन खबरों के बारे में बताते हैं जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, बिहार के साथ साथ पूरे देश के सामने इस वक्त एक ही सवाल है कि पहले चरण की वोटिंग के बाद कौन किस पर भारी है। आज आपको हम पूरे बिहार की रिपोर्ट दिखाएंगे और उस सवाल का जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि बिहार के 17% मुसलमान पहले चरण की वोटिंग में एकजुट रहे या प्रत्याशियों का चेहरा देखकर बिखर गए। आज पहले चरण की वोटिंग के दौरान बिहार की सियासत में रोटी की चर्चा हुई। ये चर्चा लालू प्रसाद यादव ने उठाई। लालू यादव ने कहा कि तवे की रोटी वक्त पर बदल देनी चाहिए वरना जल जाएगी। इस पर बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार हुआ है वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं आगे। बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन इसके साथ साथ एक विवाद भी शुरू हो गया है। विवाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को लेकर है, जिन्होंने इसी साल दिल्ली में वोट डाला था और अब बिहार में भी उन्होंने मतदान किया। इस पर राकेश सिन्हा ने खुद क्या कहा है वो आपको हम सुनाएंगे आगे और दिखाएंगे राहुल प्रियंका की बिहार कसम। पहले चरण की वोटिंग के दौरान और दूसरे चरण की सीटों के लिए राहुल प्रियंका ने क्या कहा, पीएम मोदी पर क्या हमले किए और किन बातों का जवाब दिया है, सब कुछ विस्तार से आगे बताएंगे आपको। तो देखिए, आज पूरे आधे बिहार में वोटिंग पूरी हो गई और इस वोटिंग ने राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब दरअसल इस बार पहले चरण में इतने वोट पड़े हैं जितने बिहार में आज तक नहीं पड़े हैं। अभी तक का आंकड़ा बता रहा है कि वोटिंग ने 64% की लकीर पार कर दी है और ये अभी और बढ़ेगा आगे। अब लोगों के मन में यहां सवाल है कि वोटिंग बढ़ने के पीछे आखिर क्या वजह है। क्या सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आया या फिर सरकार का समर्थन करने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। देखिए, अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा वोटिंग बेगूसराय जिले में हुई और सबसे कम वोटिंग शेखपुरा में दर्ज की गई है। वोटिंग पूरी होते ही पीएम मोदी ने एनडीए की बढ़त का दावा भी कर दिया और दूसरे चरण की सीटों पर जोर लगाना भी शुरू कर दिया है। तो बिहार के पहले चरण की बम्पर वोटिंग ने सियासी पंडितों को भी सोच में डाल दिया है। कोई कह रहा है कि बम्पर वोटिंग के पीछे सत्ता के खिलाफ जनता का गुस्सा है, तो सरकार इसे अपनी जीत बता रही है। सत्ता पक्ष का दावा है कि पहले चरण में एनडीए को मजबूती का संकेत मिला है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। मैं लगातार छठी बार चुनाव लड़ने आया हूँ। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुँचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। लेकिन राबड़ी देवी का दावा है कि जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। पहले चरण के चुनाव के बाद सबके दावे मजबूत हैं, लेकिन जनता ने किसे जिताया ये 14 नवंबर को पता चलेगा। जिन 121 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें 15 सीटें ऐसी थी जिस पर नीतीश सरकार के मंत्री मैदान में थे। अब चर्चा यहां यह है कि नीतीश कुमार के कई मंत्रियों के सिर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं क्या, जिनकी किस्मत का फैसला जनता ने मतपेटियों में बंद कर दिया है। पहले चरण में नीतीश कैबिनेट के जिन मंत्रियों की किस्मत दांव पर है उनमें है सिवान से मंगल पांडे, दरभंगा से संजय सरावगी, साहिबगंज से राजू कुमार सिंह, सोनबरसा से रत्नेश सदा, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, बांकीपुर से नितिन नवीन, कढ़नी से केदार प्रसाद गुप्ता, बछवाड़ा सीट से सुरेंद्र मेहता, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, सराय रंजन से विनय कुमार चौधरी, भोरे से सुनील कुमार, बहादुरपुर से मदन सहनी, नालंदा से श्रवण कुमार और जाले विधानसभा सीट से जीवेश कुमार शामिल हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव और बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम की सीटों पर भी वोटिंग हुई है। आज मोकामा के 2 दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह तो जेल में बंद थे, तो दूसरी तरफ यहां सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। दुलारचंद यादव की हत्या ने मोकामा में बवाल खड़ा कर दिया। माना जा रहा है कि इसका असर वोटिंग के दौरान भी नजर आए। वोटिंग के बाद सूरजभान सिंह अपनी पत्नी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। हम विकास की मुद्दा लेकर चले हैं और जनता मालिक है। अब महापर्व है और महापर्व में सभी जाति धर्म के लोग मिलके खुशी मना रहे हैं। सूरजभान और उनकी पत्नी दिन भर पोलिंग बूथ पर डटे रहे। उधर अनंत सिंह जेल में थे। हालांकि इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है जब अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था और तब उन चुनाव में उनकी जीत हुई थी। पहले चरण के चुनाव में 2 भाइयों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। एक भाई का नाम है तेज प्रताप यादव तो दूसरे का नाम है तेजस्वी।
दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनावी प्रचार भी खूब किया था। ना तो तेजस्वी ने तेज प्रताप को हराने की कोशिश करने में कोई कसर छोड़ी, ना ही तेज प्रताप ने तेजस्वी को माफ किया। अब लालू के इन दोनों बेटों की किस्मत का फैसला 14 नवंबर को हो जाएगा। जिस महुआ सीट से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे थे, वहां से तेजस्वी ने मौजूदा विधायक मुकेश रोशन को उतारा था। वो जबरदस्ती आए यहाँ पे टांग अड़ाने के लिए, लेकिन महुआ के जनता मालिक अपने सेवक, अपने बेटा, अपने भाई को चुनने का काम कर रही है। उधर राघोपुर की जिस सीट से तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा, वहां भी माहौल गर्म दिखाई दिया। अब 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि इन दोनों भाइयों का भविष्य क्या होता है। पहले चरण के चुनाव में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा भी सुर्खियों में रहे। अब उसामा की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है और सिवान में हर कोई यही पूछ रहा है कि उसामा का क्या होगा। सिवान के पूर्व सांसद और बाहुबली रहे शहाबुद्दीन की विरासत संभालने की तैयारी में जुटे उसामा का भविष्य 14 नवंबर की तारीख तय करेगी। उसामा शहाब जब वोट देने पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। उधर उसामा की मां और शहाबुद्दीन की पत्नी जीत को लेकर आश्वस्त है। शहाबुद्दीन साहब के ना रहने का कितना इम्पैक्ट? उनकी कमी को कोई पूरी नहीं कर सकता है। रह गई बात कि वक्त तो हमेशा बदलता रहता है। आज हमारे बच्चे का वक्त है और अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। उसामा शहाब की सीट पर बीजेपी ने योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतारा था, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव उसामा के लिए वोट मांगते दिखाई दिए थे। पहले चरण की वोटिंग के बाद बिहार की सियासत में सन्नाटा छा गया है। एनडीए जहां एक तरफ जंगल राज की याद दिला रही है, तो महागठबंधन अपने वादों के सहारे सत्ता हटाने की कोशिश में थी। सवाल है कि जनता ने आखिर किस मुद्दे पर वोट डाला। वोट डालने में न तो युवा पीछे रहे, न ही बुजुर्ग। ये 110 साल की बुजुर्ग महिला हैं जो वोट डालने के लिए खुद पोलिंग बूथ तक पहुंची। वहीं खान सर ने भी पटना में वोट डाला और दूसरे चरण की सीटों के लिए वोटर्स के नाम संदेश दिया। अच्छे प्रत्याशी देखें, साफ सुथरा छवि देखें और अपने बिहार, अपने राज्य, सबके उज्जवल भविष्य के लिए वोट डालें। युवाओं को स्पेशली कहना चाहेंगे कि अगर राजनीति में ये लग गया कि आप वोट डालने नहीं आएंगे तो आपको मुद्दों को सीरियस नहीं लिया जाएगा। अगर कोई पसंद नहीं आए, नोटा ही दबाओ जाके, लेकिन कम से कम वोट डालने जरूर जाइए। खान सर की बातें अपनी जगह भले ही ठीक हों, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि बिहार में इस बार भी जाति का मुद्दा हावी रहा। बिहार के पहले चरण के मतदान के बीच माहौल उस वक्त गर्मा गया जब बिहार के लखीसराय में प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर अचानक से हमला हो गया। आरोप है कि इसी दौरान आरजेडी के समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। ये भी दावा किया गया कि विजय सिन्हा की कार पर पत्थर फेंके, चप्पल फेंकी, गोबर डाला और सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई की। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात की और पूरा घटनाक्रम बताया। काफिले पर हमले के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हमला करने वाले आरजेडी के गुंडे हैं, इन पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। जीत रहे हैं। इधर आरजेडी ने ट्वीट कर विजय सिन्हा पर पिछले 10 सालों में कुछ भी काम नहीं करने का आरोप लगाया। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा प्रतापपुर गांव पहुंचे थे तो उसी दौरान उनकी बहस आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार सिंह के साथ हो गई। यह घटनाक्रम तब हुआ जब ग्रामीण विजय कुमार सिन्हा का विरोध कर रहे थे। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बुलाओ पदाधिकारी को, उसको चेक करवाओ। हाँ, चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। मैंने रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी जमानत हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ? तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी मदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। ना तो तुमने उतार देंगे 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार पर शराब पीने के आरोप लगाए थे, लेकिन जब डिप्टी सीएम के निर्देश पर पूरे मामले की जांच की गई तो मामला ही पलट गया।
घटना के बाद एमएलसी अजय कुमार लखीसराय के कबैया थाना पहुंचे और जब उन्होंने ब्रेथ एनालाइजर पर फूंक मारी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रिपोर्ट आने के बाद अजय कुमार के निशाने पर एक बार फिर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा थे। इन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और गुंडे पर उतर आए। इनका चुनाव हार गए, इसीलिए बौखलाहट है। विजय सिन्हा का इस बार चैप्टर क्लोज। इस घटना के बाद एक बार फिर बिहार में सच और झूठ वाली सियासत गरमा सकती है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हुए हमले पर अब बिहार की सियासत भी गर्म है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरजेडी का जंगल राज भी यही था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया कि जैसे ही एनडीए की सरकार बन जाएगी इन लोगों का इलाज किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का यही चरित्र है। बिहार की जनता जानती है सबका समय से इलाज होगा, चिंता मत कीजिए। इधर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे मनोज तिवारी ने कहा कि आज हुए मतदान से आरजेडी वाले घबरा गए हैं। विजय सिन्हा जी के ऊपर ये हमला, ये चीख चीख के कह रहा है कि ये इनके रग रग में जंगल राज की मानसिकता है। इनकी अब फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। हालांकि महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वही काट रही जो उन्होंने बोया था। पहले चरण में मनेर सीट पर भी वोटिंग हुई। इस सीट से आरजेडी के भाई वीरेंद्र विधायक हैं। वोटिंग के दौरान वो एक दारोगा पर भड़क गए। दारोगा पर भड़कते हुए भाई वीरेंद्र ये भी भूल गए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने दारोगा पर जाति आधारित टिप्पणी कर दी। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ। यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। बीजेपी तिवारी हो यार। दारोगा की जाति देखकर भाई वीरेंद्र ने तय किया कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। प्रशासन जो है जिसको पर्ची चेक करने का पावर नहीं है, वो भी हमारे मतदाताओं का पर्ची चेक करके बिलमा रहा। भाई वीरेंद्र पहले भी अपने बयानों और अधिकारियों से इस तरह की बात करने को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। बिहार के वैशाली में आज मतदान के दौरान उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। मैनार इलाके के बूथ नंबर 53 पर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा था। तभी हंगामा हो गया और पुलिस पर पथराव होने लगा। आरोप आरजेडी उम्मीदवार रविंद्र कुमार के समर्थकों पर लगा। हालांकि बवाल बढ़ता देख बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पहले चरण के तहत जारी वोटिंग के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुर्के में आने वाले मतदाताओं पर बड़ा बयान दिया। हालांकि उनके इस बयान पर एनडीए के नेताओं ने ही विरोध जता दिया। गिरिराज सिंह ने बुर्का पहने मतदाताओं पर दो टूक कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए ताकि वोटिंग में धांधली न हो सके। मेरा मानना है कि बुर्का उठवाने के लिए चुनाव आयोग ने एक प्रयास किया है, एक व्यवस्था दी है और इस पर किसी को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। बुर्के के आड़ में बोगस वोटिंग होती रही है, आपका ये आरोप होती रही है, इसलिए बुर्के की चेकिंग होगी। लेकिन उनके बयान पर एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने ही कड़ी प्रतिक्रिया दे डाली है। बिना मतलब कि ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें, फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए गिरिराज सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं। यह देश हम सबका है और देश देश के लोगों से बनता है, तो लोगों के मुद्दों को गुमराह न करें। देखिए, पहले चरण की वोटिंग में एक सवाल मुस्लिम वोटर्स को लेकर भी रहा, क्योंकि कई सीट ऐसी थी जहां एक से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार थे और सवाल यह है कि मुस्लिम वोटर एकजुट रहे या फिर प्रत्याशियों का चेहरा देखकर वो बिखर गए। तस्वीरें पटना साहिब विधानसभा के एक पोलिंग बूथ की हैं। मुस्लिम महिला मतदाता सुबह से वोट देने के लिए लाइन में खड़ी नजर आई। ऐसा एक पोलिंग बूथ पर नहीं बल्कि कई पोलिंग बूथ पर देखा गया। महिलाओं ने गिरिराज के उस बयान का भी विरोध किया जिसमें उन्होंने बुर्के के खिलाफ बयानबाजी की थी। बुर्का हम लोग का सेफ्टी है, इसीलिए हम लोग पहनते हैं। हम लोग की इज्जत इसी से बचता है। कोई बोलेगा कि अपना निकाब उतार दीजिए, मुस्लिम धर्म छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ देगा आदमी। बोलिए किसी के बोलने से। ये हमारा जो है इस्लाम का जो चीज़ है, इसको हटा करके क्यों हम देंगे वोट? बुर्का में ऐसा कुछ तो नहीं है कि हम उसे हटा कर। मुस्लिम महिलाओं ने अच्छे काम के लिए नीतीश सरकार की तारीफ भी की, लेकिन रोजगार न देने पर सवाल भी उठाए। पुल बनाया है, सड़क बनाया है, तो रोजगार कुछ है ये नहीं है। ठेला चलाता है, सब्जी बेचता है।
दावा है कि पूरे बिहार में मुस्लिम वोटरों की आबादी 17% है, लेकिन इसका फायदा उम्मीदवार को तभी मिलेगा जब एक तरफा वोटिंग हो। आज बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू होने से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा पोस्ट किया जिसकी चर्चा वोटिंग खत्म होने तक चलती रही। दरअसल लालू यादव ने ट्वीट किया कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, अब युवा सरकार चाहिए। बीजेपी की तरफ से मोर्चा लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने संभाला। सबसे पहले तो लालू जी के परिवार से रोटी बाहर आनी चाहिए, उसको पलटने की जरूरत है ना, क्योंकि तेजस्वी बाबू भी एक स्वरूप में तो जंगल राज की उसी प्रक्रिया को रखते हैं जिसे कारण लालू प्रसाद जी और उनकी माताजी का शासन बिहार को दुनिया में बदनाम किया। अब रोटी किसकी जलेगी और किसकी रोटी सिकेगी, ये आने वाले 14 नवंबर को काउंटिंग के दौरान साफ हो जाएगा। बिहार चुनाव के पहले चरण में आज लोकतंत्र के कई रंग देखने को मिले। आज बिहार के एक ऐसे कोने में वोटिंग हुई जहां पिछले 20 सालों से नक्सलियों की दहशत छाई हुई थी, और ये जगह है मुंगेर के तारापुर विधानसभा में, जिसका नाम है भीम बांध गांव। इस गांव में पिछले 20 साल बाद वोटिंग हुई। आखिरी बार जब यहाँ साल 2005 में वोटिंग हुई थी, तब नक्सलियों का आतंक अपने पूरे चरम पर था, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने पूरे मतदान केंद्र को ही हटा दिया था। आज सीआरपीएफ की मौजूदगी में गाँव से 16 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र बनाया गया, जिसमें करीब 80% ग्रामीणों ने वोट किया। फिलहाल मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। स्थानीय लोगों के चेहरों पर खुशी दिखी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। वहीं कई दिग्गज नेताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीएम नीतीश कुमार पटना के बख्तियारपुर में पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपना वोट डाला। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने पैतृक गांव बढ़ैया में मतदान किया। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पटना में वोट डाला, तो वहीं बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव, बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार पवन सिंह और मैथिली ठाकुर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग के बाद एनडीए के नेताओं ने बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने का दावा किया, तो वहीं महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है और ये होकर रहेगा। बिहार के लोगों का कल्याण, नौजवानों का भविष्य सब एनडीए सरकार में है, इसलिए यहाँ एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। सब लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 14 को नई सरकार मिलने वाली है। बिहार में मतदान के बीच अलग अलग रंग देखने को मिले। लोकतंत्र के इस पर्व में युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों समेत सभी ने हिस्सा लिया, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ऐसी ही एक तस्वीर हाजीपुर के भगवानपुर इलाके से सामने आई। वहां आरजेडी के एक नेता भैंस पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे। आरजेडी नेता केदार प्रसाद यादव भैंस पर बैठे हुए थे, जबकि कुछ महिलाएं गीत गाते हुए उनके साथ चल रही थी। हाथ में वोटर आईडी कार्ड और डंडा लिए हुए भैंस पर बैठकर जब केदार यादव मतदान केंद्र पहुंचे तो उन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। जा रहे हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने, वोट गिराने जा रहे हैं, सारा गाड़ी घोड़ा बंद है, तो अपना सवारी से जा रहे हैं अपना। वहीं अलौली विधानसभा में एक बुजुर्ग व्हील चेयर पर बैठकर वोट देने पहुंचे। वैशाली से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां एक शख्स अपनी बुजुर्ग मां को गोद में लेकर मतदान केंद्र पहुंचा ताकि उनकी मां वोट डाल सके। मतदान के बीच लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने बड़ा आरोप लगाया। सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है लगातार। ये वीडियो दानापुर के होने का दावा किया गया। आरोप है कि नदी के दूसरी तरफ रहने वाले लोग वोट नहीं दे सके, इसके लिए सभी नावों को बंद कर दिया गया। सारी नाव बंद कर दी गई हैं
इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं रहा है। ये नसीरगंज घाट का ये मामला है। वीडियो में लोगों ने आरोप लगाया कि वो आरजेडी के समर्थक हैं और इसीलिए ये फैसला लिया गया। आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से देखिए। हालांकि बताया गया कि लोगों के विरोध के बाद सिर्फ एक वोट को चालू किया गया ताकि लोग वोट देने के लिए ना जा सकें। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया में वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मतदान को प्रभावित करने के लिए वोट चोरी की कारस्तानी धांधली के हथकंडे जारी हैं। बदलाव की जंग है, इसलिए अंतिम पल तक बूथ पर टिके रहकर सतर्क रहना निहायत जरूरी है। तो पहले चरण के तहत वोटिंग के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। आरजेडी ने महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने का आरोप लगाया, जिस पर चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर करते हुए आरोप लगाया कि महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान कराने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है। जानबूझकर धीमा मतदान कराया जा रहा है। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों पर संज्ञान ले। चुनाव आयोग इस मामले में त्वरित कार्रवाई करे। आरजेडी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए जवाब दिया कि ये आरोप निराधार और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। निर्वाचन अधिकारी ने न सिर्फ इन आरोपों को खारिज किया, बल्कि साफ कहा कि ऐसे प्रचार का कोई आधार नहीं है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। ये बवाल बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के वोट को लेकर हुआ, क्योंकि इससे पहले राकेश सिन्हा ने दिल्ली में भी वोट डाला था। ये दावा करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें दिखाई दिया कि राकेश सिन्हा ने इसी साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान द्वारका में वोट डाला था, अब बिहार के बेगूसराय में मतदान किया। कुछ और तस्वीरें शेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि राकेश सिन्हा ने दिल्ली में वोट डालने के बाद इसी साल के अप्रैल महीने में बिहार में अपना वोटर कार्ड बनवाया। कानून का हवाला देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो शख्स जहां नौकरी करता है और रहता है वो वहीं का वोटर होगा, पैतृक गांव का नहीं। इसी तरह सौरभ भारद्वाज ने कुछ और नाम भी बताए, जैसे नागेंद्र कुमार और संतोष ओझा। इन दोनों लोगों ने भी दिल्ली में वोटिंग की थी और अब बिहार में वोट डाला। सौरभ भारद्वाज के इन आरोपों पर राकेश सिन्हा ने भी जवाब दिया और बताया कि बिहार की राजनीति में सक्रियता के चलते उन्होंने अपना वोट बेगूसराय में करवा लिया था। बिहार चुनाव में पहले चरण के वोट डाले गए, लेकिन इस बीच वार पलटवार भी जारी रहा। आरजेडी ने तो रेलवे पर ही बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने के आरोप लगा दिए। वोटिंग के दौरान महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बीजेपी के साथ साथ रेलवे को घेरने वाले बयान की खूब चर्चा हुई। बाहर जो बिहार के रहने वाले जो भाई हैं, उनको भाजपा के लोग टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। रिटर्न टिकट भी कटवाया गया है। छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया इन लोगों ने। अब चुनाव है, कई अलग अलग देश के शहरों से उनको वापस भेजा जा रहा है। आरोप रेलवे पर लगे तो वहीं एबीपी न्यूज पर रेलवे ने इन आरोपों पर सिरे से जवाब दिया। रेलवे ने कहा, त्योहारी सीजन में 30 नवंबर तक 12,075 स्पेशल ट्रेनों के फेरे लगाने की योजना पहले से थी। कोई चुनाव स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जा रही। रेलवे ने आरजेडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। दूसरे चरण की सीटों पर आज ताबड़तोड़ प्रचार हुआ। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को कटिहार में जनसभा करने पहुंचना था, लेकिन जब वो नहीं पहुंचे तो वहां बवाल हो गया। मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था और जब देर शाम तक इमरान प्रतापगढ़ी नहीं पहुंचे तो हंगामा शुरू हो गया। इधर कुर्सियां टूट रही थी, उधर मंच से लोगों का गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी। इमरान प्रतापगढ़ी का आगमन नहीं हो पाया है। हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से और हम लोग आप लोग से क्षमा मांगते हैं। उसके हेलीकॉप्टर को सिग्नल नहीं देने के कारण इमरान प्रतापगढ़ी का आगमन नहीं हो पाया है। मंच से मिन्नतें होती रही, लेकिन लोग नहीं माने। जब तक कुर्सियां चकनाचूर न हो गई तब तक बवाल कटता रहा। लोग 1-1:30 बजे से लेकर खड़े हैं, अभी तक जो है कोई नहीं पहुंचा है। यह सरासर झूठा है। लड़कों ने पहले कुर्सियां तोड़ी, फिर मंच पर पहुंच गए। इसके बाद मंच का भी वही हाल हुआ जो कुर्सियों का हुआ था। बताया जा रहा है कि लोगों ने अपना गुस्सा मनिहारी से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह पर भी उतारने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने किसी तरह उन्हें बचा लिया और यहां से लेकर चले गए। पीएम मोदी ने आज बिहार के 2 जिलों में चुनावी रैली की और दोनों ही रैलियों में उनका जोर जंगल राज पर रहा। पीएम मोदी की पहली रैली अररिया में हुई,
जहां से उन्होंने जंगल राज बनाम सुशासन पर वोट मांगा। ये जंगल राज की पहचान बन गए और ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया। आपके माता पिता के सपने कुचल दिए गए। अररिया के बाद भागलपुर में पीएम मोदी की रैली हुई और यहां भी उन्होंने महागठबंधन को घेरा। ये एक दूसरे को मारने में लगे हैं और कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली। अब कांग्रेस के लोग आरजेडी से बदला लेने में जुटे हैं। चुनावी रैली से पीएम मोदी ने कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल भारत की जनता के पास है। पटना के वोट डालने के बाद पटना में तेजस्वी ने उन सीटों पर प्रचार करने गए जहां दूसरे चरण में वोटिंग होगी। हर जगह तेजस्वी अपने वादों को दोहराते हुए नजर आए। तेजस्वी ने इस चुनाव में बिहारी बनाम बाहरी का मुद्दा बनाया और इसी मुद्दे पर वो लोगों से वोट भी मांग रहे हैं। तो बाहरी लोग आ रहा है बिहार कब्जा ले। चाचा जी अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री जी, और रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार जो है वो चलाया जा रहा है। बिहार को लाली चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। तेजस्वी वादा कर रहे हैं कि सरकार बनाने के बाद वो हर एक घर में शख्स को सरकारी नौकरी देंगे और 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए डाले जाएंगे। दूसरे चरण की सीटों के लिए कांग्रेस ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस चरण की सीटों के लिए प्रचार किया और महागठबंधन की जीत का दावा भी किया। चुनाव प्रचार के लिए राहुल पूर्णिया पहुंचे थे। यहां उन्होंने कस्बा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को अपने पास बुलाया और ऐसी बात कही कि इरफान आलम भावुक हो गए। आप पोस्टमैन के बेटे हो और आपके पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की और अब आप यहां के एमएलए बनने जा रहे हो। राहुल गांधी की ये बातें सुनकर कांग्रेस प्रत्याशी इरफान आलम भावुक हो गए। इसके बाद राहुल अररिया पहुंचे और पीएम पर हमला किया। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नफरत बांटना जानते हैं। उनके दिल में नफरत भरी हुई है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं। उधर प्रियंका ने पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें पीएम ने कांग्रेस के आरजेडी के पोस्टर पर कटाक्ष किया था। प्रधानमंत्री जी भाषण क्या देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टर पे तेजस्वी जी की फोटो छोटी लगी है, या फिर आरजेडी के पोस्टर पे राहुल जी की छोटी फोटो लगी है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई काम नहीं है कि पोस्टरों को देख के लोगों की फोटो नापे। खेसारी लाल यादव बिहार चुनाव में व्यस्त हैं और इस बीच महाराष्ट्र में उनकी मुश्किल बढ़ गई है। मीरा भायंदर नगर निगम ने उनके मकान में अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया कि खेसारी लाल यादव के बंगले के बाहर लगाए गए लोहे के एंगल और शेड को तुरंत हटाया जाए, नहीं तो अतिक्रमण विभाग की ओर से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। इसी बंगले को लेकर मीरा भायंदर महानगर पालिका ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अनुसार इस बंगले का हिस्सा अवैध है। इधर खेसारी का कहना है कि उन्होंने ये घर खून पसीने की कमाई से बनवाया है। कि मैंने खून पसीना से उस घर को बनाया है, दिनों रात मेहनत करके बनाया है, बहुत पैसे लगे हैं उस घर में। अब भगवान को मंजूर जो होगा वही होगा। बिहार चुनाव के दौरान खेसारी लाल यादव के बंगले पर यह कार्रवाई राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बन गई। वो उम्मीदवार है या खेसारी लाल है करके नहीं, आम इंसान जो अगर गलत काम कॉर्पोरेशन लिमिट में करता रहेगा तो वो हर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दावा है कि जब निर्माण कार्य 1 साल पहले हो गया तो कार्रवाई का नोटिस अब क्यों दिया गया। आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव जब से चुनावी अखाड़े में उतरे हैं तभी से चर्चा में हैं। खेसारी को नचनिया बताने से शुरू हुई सियासी लड़ाई देखते ही देखते राम मंदिर तक जा पहुंची। छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव जब वोट डालने पहुंचे तो उनका सामना एक बार फिर नचनिया वाले सवालों से हुआ, लेकिन खेसारी ने सवालों को दरकिनार कर जवाबी तीर शिक्षा, रोजगार और राम मंदिर की तरफ मोड़ दिया। राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है।
लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। खेसारी ने राम मंदिर का नाम लिया तो एनडीए के नेता भी मैदान में उतर आए। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने तो यहाँ तक कह डाला कि नाचने गाने वाले कभी कलेक्टर नहीं बन सकते। नाचने वाला का, गाने वाला का कलेक्टर बन जाएगा, जो नाच देखेगा वो कलेक्टर बन जाएगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आस्था का केंद्र है और किसी भी व्यक्ति को किसी के आस्था पर धोख पहुंचाने का हक नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।